सोशल साइंस में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में ये फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हर वक्त हर टाइम सबको डरा देने वाला ये चैप्टर रहा है। हर साल में देखता हूं सर राइज ऑफ नेशनलिज्म समझा दो, सर वहां पे डाउट है, सर समझ में नहीं आ रहा है, इतना लेंदी है। मानता हूं भैया आपसे रिलेटेड नहीं है, सर यूरोप की हिस्ट्री हमें आइडिया नहीं है। तो ये लेक्चर में मैं आपको इस वीडियो में वन शॉट में आपको अंडर 30 मिनट्स या अराउंड 30 मिनट्स ये चैप्टर का पूरा फाउंडेशनल और जितना कुछ हमें एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगा उतना आपको मैं नॉलेज, उतना आपको मैं समझाऊंगा। आपके सारे डाउट्स इस लेक्चर से खत्म हो जाएंगे। इसको बताया गया है वन शॉट। मैं बोलता हूं भाई जो भी वन शॉट अंडर 30 मिनट्स होता है, अराउंड 30 मिनट्स होता है, कॉम्पैक्ट होता है, स्पीड होता है, उसको बोलता हूं मैं हेडशॉट। इट इज नॉट वन शॉट, इट इज हेडशॉट। पट से दिमाग में जाएगा, मेरे सारे वन शॉट्स हेडशॉट्स होते हैं। ठीक है, सो शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे, टाइम नहीं है। टाइम चालू हो गया भाई, 30 मिनट्स ना तो खत्म करना है। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म का मतलब क्या है बेटा? नेशनलिज्म का मतलब होता है, नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद, अपने देश के लिए प्यार। ठीक है, देश देश ये भावना यूरोप में नहीं थी। यूरोप में क्या था? यूरोप में राजे महाराजे रजवाड़े डायनेस्टीज एम्पायर्स थी। अब एम्पायर से बन रहे नेशंस। तो इस चैप्टर में हम बने देखेंगे कि यूरोप में ये नेशनलिज्म कैसे जन्म हुआ, किस कारणों से जन्म हुआ, एंड कैसे इसने पूरे यूरोप का एंड इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड का मैप बदल दिया भाई। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम ये देखेंगे। हमारी चैप्टर की शुरुआत होती है भैया, स्टोरी है, स्टोरी के जैसे जाएंगे। स्टोरी को समझोगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। शुरुआत का वक्त है, स्टोरी समझो। ठीक है, ये लेक्चर में आपको स्टोरी समझनी है। तो स्टोरी जाते हैं थ्रू अ पेंटिंग। पेंटिंग देखने गए, सबको इमेजिन करना है आप चल रहे हो मेरे साथ यूरोप। यूरोप के हम एक म्यूजियम में गए, वहां पे पेंटिंग देखी। पेंटिंग में क्या देखा? पहले तो हम देखते हैं ना नॉर्मल क्या क्या चीज है भाई। कुछ लोग हैं ऐसी लाइन बनाए, रेलगाड़ी अगीन गाड़ी झुक झुक झुक, ठीक है, ऐसी लाइन बनाए और ये सब जा रहे इस स्टैचू के सामने से। कौन सी स्टैचू है? ये स्टैचू हमने देखी है सर, न्यूयॉर्क में है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऐसा मशाल लेके खड़ी है। ठीक है, उसके सामने से आ रहे, ऊपर जीसस क्राइस्ट है, थोड़े से एंजल्स वगैरह है, एंड यहां पे कुछ टूटे हुए ताज है, टूटे हुए ताज। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, या व्हाइट? हाँ ठीक है। तो ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग है फ्रेडरिक सूरो की, 1848 में है। बेटा जो हमारा चैप्टर का शुरुआत है, ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद का समय, ये है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बाद की स्टोरी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का हमने पढ़ लिया 9th में, अब आगे का पढ़ते हैं। तो इसका नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। ठीक है, 4 पेंटिंग से सीरीज है, उसमें की एक ये पेंटिंग है। इसमें हमें दिखता है बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं भाई, जा रहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने। फ्रांस है, आगे स्विट्जरलैंड और यूएसए आगे चला गया, इधर है ये आपके बुक में आपको दिखेगा और अच्छे से। ठीक है, फिर है जर्मनी के लोग, फिर बाकी के यूरोप के बहुत सारे लोग। ठीक है, तो ये पिक्चर क्या डिनोट कर रहा है भैया? आपको 4 चीजें डिनोट कर रहा है। देखो, फर्स्ट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, इसमें दिखा रहे ये क्या है, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से जा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है भाई? लिबर्टी मतलब फ्रीडम। एक फीमेल फिगर है जो दर्शाती क्या है, वो आजादी दर्शाती है। ठीक है, उनके हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। ठीक है, मशाल है। ठीक है, जो सारा अंधकार दूर करेगी मशाल। ठीक है, एंड हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन मतलब क्या? ह्यूमंस के, इंसानों के अधिकार। ठीक है, आपके हक, ये है सान। ठीक है, ये प्रोसेशन लेके कौन चल रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड आगे चले गए, पास कर गए, मतलब उनको मिल गई आजादी, ऐसा दर्शा रहा है। बाकी के फ्रांस एकदम आगे आकर रुका है, एकदम सामने है। ठीक है, फ्रांस का ट्राई कलर है हाथ में, जस्ट रीच द स्टैच्यू। ठीक है, एंड हमें आगे दिखते हैं शैटर्ड रिमेन्स। शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड मतलब क्या? टूटे हुए रिमेन्स, टूटा हुआ तलवार, टूटा हुआ ताज, टूटा हुआ ऐसा सब, कुर्सी विर्सी नहीं क्या, वो जो बोलता है जिसके ऊपर बैठे तख्त पे बैठूंगा मैं, तो पूरा वो थ्रोन वगैरह टूटा हुआ। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? राजा, चर्च, एरिस्टोक्रेसी के टूटे हुए अवशेष, रिमेन्स ऑफ द ब्रोकन एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस, ये दिखाता है। इसका मतलब क्या? लोगों ने ये जो मोनार्कियल सिस्टम था, एरिस्टोक्रेसी था, राजा था, महाराजा था, उनका हक लेके खुद को देने की कोशिश है। वो आजादी खुद की लेने की कोशिश है, फ्रांस को खुद का बनाने की कोशिश है। ठीक है, ये हमें दिखता है
पीछे जर्मनी है, जर्मनी का फ्लैग ब्लैक रेड एंड गोल्ड, आज भी वही फ्लैग है बेटा, ठीक है। तो जर्मन लोग ना अभी एक देखो, जर्मन लोग ना यहां पे जर्मन कोई नेशन नहीं था, बट 1848 में ये क्या दिखा रहा है, होप्स दर्शा रहा है कि जर्मन लोग भी चाहते थे यार, किसी को गाड़ी में देखकर, फरार में किसी के पास PS5 देखकर हमें भी इच्छा होती है यार हमारे पास भी हो। तो वैसा है लिबर्टी, सबको चाहिए था, सबको आजादी चाहिए थी राजाओं से, ठीक है। एंड इसके बाद है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, बहुत सारे देश। यहां पे क्राइस्ट और एंजल से, ठीक है, जीसस क्राइस्ट ऊपर आसमान में देख रहे हैं, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है फ्रैटर्निटी। जीसस क्राइस्ट क्या दिखा रहे, फ्रैटर्निटी दिखा रहे कि यूरोप के सारे लोग, ऑल द क्रिश्चियंस, ऑल द पीपल ऑफ यूरोप, आप एक भाई, आपके बीच में भाईचारा होने दो, आप एक ही लोग हो, एक दूसरे के भाई बहन हो, ये दर्शा रहा है, ठीक है। यूनिफाइंग, तो देखो अगर हमें जानना है यूरोप, यूरोप में पहले क्या था, डायनेस्टीज, मतलब क्या, राजा है, राजा का बेटा राजा बनेगा, बेटे का बेटा राजा बनेगा, सब वैसे ही चलता था। एंड मोस्ट ऑफ यूरोप वही कंट्रोल करते थे, ठीक है, मोनार्कीज कंट्रोल करते थे, ठीक है। राजा क्या बोलता था, एम्पायर बोलता था, राजा बोलता था मेरे पास है एब्सोल्यूट पावर, मैं हूं यहां का भगवान, ठीक है, आया, और तुम मुझसे लॉयल होने चाहिए, मैं जो बोलूंगा वो, मैंने ऐसे कर दिया तो आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये बदलाव आए, एंड बहुत सारे बदलाव आए, एंड इस बदलाव ने, जो बदलाव था वो था राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का फीलिंग। ये जो नेशनलिज्म का फीलिंग आया, उसके लिए बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स और बहुत सारे चेंजेस आए, जिसकी वजह से ये फीलिंग आया। ये जो फीलिंग आया बेटा, इसने यूरोप का मैप ही बदल दिया, और ना ही यूरोप का, पूरे वर्ल्ड का मैप बदल दिया। तो नेशनलिज्म का फीलिंग क्या है बेटा, नेशनलिज्म का फीलिंग क्या है, सिंपल है, आपका एक देश के लिए जो प्यार है, जो आपकी भावना है आपके देश के लिए, उसको बोलते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। आपकी भावना, मेरा देश, आई लव माई कंट्री, मेरे देश का भला हो, मेरे देश का डेवलपमेंट हो, मैं मेरे देश से प्यार करता हूं, ठीक है, ये जो बिलीफ है इसको बोलते हैं नेशनलिज्म, अपने देश से प्यार, ठीक है। एंड आगे उसको क्या बोलते हैं, मेरी कंट्री दूसरे कंट्री से बेटर है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है नेशनलिज्म में। पैट्रियोटिज्म में मेरे देश से प्यार, पैट्रियोटिज्म मेरे देश से प्यार, पैट्रियोटिक हूं, देशभक्त हूं। नेशनलिज्म राष्ट्रवादी हूं, मतलब क्या, मुझे मेरे देश से प्यार है, और एक बिलीफ है कि मेरी कंट्री दूसरे देश से बेटर है, यह होता है नेशनलिज्म। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि ऐसे बिलीव करना कि हाँ मेरी बेटर है, कि भाई बेटर बेटर क्यों है, सब अच्छे हो जाए, सब ग्रो करे, ठीक है, ये होना चाहिए। तो यप, ओके, तो ये है नेशनलिज्म। अब आता है नेशनलिज्म, नेशन, नेशन बनता है तब नेशनलिज्म, नेशनलिज्म आता है तब नेशन बनता है। तो नेशन क्या है, नेशन स्टेट एक सॉवरेन स्टेट है, मतलब खुद की डिसीजन खुद ले सकती है, जहां पे सारे सिटीजन्स यूनाइटेड है कुछ फैक्टर से, जैसे लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी, हिस्ट्री, स्ट्रगल, एक्सप्लॉयटेशन, जैसे हमारे ऊपर हुआ। हम यूनाइट क्यों हुए, बिकॉज ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने सबको मारा, पंजाब में मारा, महाराष्ट्र में मारा, साउथ में मारा, नॉर्थ में, पूरे भारत में सबको मारते। सारे भारत वाले बोले कौन है हमारा दुश्मन, ब्रिटिश, तो सब लोग साथ में आ जाओ ब्रिटिशर्स को हराने, इसलिए हम यूनिफाई हो गए, ठीक है। तो वैसे फैक्टर्स हो सकते हैं। दो चीजें आई है हमारे बुक में शुरुआत में ही, कि बाबा देखो यूरोप में जो ये नेशन स्टेट्स आई, नेशन स्टेट्स और मॉडर्न स्टेट, इसमें डिफरेंस क्या है। मॉडर्न स्टेट मतलब क्या, जहां पे एक डिफाइंड टेरिटरी है बेटा, क्या है, डिफाइंड टेरिटरी, एक एरिया है डिफाइंड आपके देश का, और वहां पे रूल कौन कर रहा है, वहां पे एक सेंट्रलाइज पावर है जो सारा कंट्रोल ले रही है, सेंट्रलाइज पावर जहां से सारे आदेश आ रहे हैं, हमारे देश के जैसा बस। बट यहां पे ऐसा हो सकता है, राजा का भी एक टेरिटरी होता है ना, एक राज्य का एक बाउंड्री होता है, एक राज्य का भी, ठीक है, और एक राजा होता है। तो मॉडर्न स्टेट मतलब क्या, सिर्फ इतना याद रखो, जिसमें एक टेरिटरी है, एक बाउंड्री है, और उस पर रूल कर रही है एक सेंट्रलाइज पावर। नेशन स्टेट में कहा है, यहां पर राजा भी हो सकता है। देखो किंगडम, किंगडम से कौन कौन रिलेट करेगा, किंग करेगा, किंग का किंगडम है। नेशन किसका होता है, नेशन होता है उसके सिटीजन्स का, नागरिकों का। तो एक नेशन स्टेट ये है जहां पे मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड नॉट ओनली रूलर, यहां पे क्या है, रूलर है,
रूलर रिलेट कर सकता है मॉडर्न, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड इट्स रूलर हैव डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। तो क्या है, बिलोंगिंग है भाई, सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। आज भारत में कोई भी किसी भी स्टेट का हो, पर हमारे पास जब हम इंडिया पाकिस्तान मैच खेलते हैं तो क्या होता है, अरे फीलिंग आ जाती है इंडियन वाली, भारत से व्हाट, हमारी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है और लव फॉर क्रिकेट और लव फॉर आवर कंट्री। हम मानते हैं खुद को भारतवासी, हम इस देश के लोग हैं, ठीक है। ये वाला हमारी आइडेंटिटी किससे है, हमारी आइडेंटिटी हमारे देश से, बिलोंगिंग है भाई, एक नाता है, ठीक है। अब आता है भाई साहब, वो था, अब देखो ये है हमारा फर्स्ट कंपार्टमेंट। मैंने बोला कंपार्टमेंट में है हमारा पूरा, कंपार्टमेंट में डिवाइड करोगे आप, कंपार्टमेंट मतलब क्या, कबर्ड में होते हैं ना कंपार्टमेंट्स, तो वैसे यहां पे ऐसे कंपार्टमेंट डालोगे इस चैप्टर में, 1 2 3 4 5 मल्टीपल कंपार्टमेंट जैसे तुम डाल सकते हो। इसमें आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, ये आएगा आपका ऐसा। आप अगर ऐसे करोगे ना तो आपको इजियर अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर की, ठीक है। चलो, देखो यार, फ्रांस में बहुत कुछ बदलाव आए, हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में मोनार्की से फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक बन गया, ठीक है। बहुत सारे थे रेवोल्यूशनरीज ने रेवोल्यूशन किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, पावर चला गया फ्रॉम किंग टू द हैंड्स ऑफ द पीपल, लोगों के हाथ में पावर आ गई। कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, नेशनल असेंबली, याद है। तो जब ये रेवोल्यूशनरीज आए तो ये रेवोल्यूशनरीज ने बोला ये देश की जो है भावना, ये नेशनलिज्म की भावना, ये लोगों में हमें डालनी है, स्प्रेड करनी है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ मेजर्स लिए, कुछ तरीके यूज किए। तो पहला क्या था, आइडिया ऑफ ला पैट्रे, कि भारत, जैसे हम कैसे भारत माता मदरलैंड, तो वैसे फादरलैंड का, और लेस ला सिटिजन मतलब क्या, द सिटीजन, देश में देश होता है और उसके नागरिक होता है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। फिर क्या है, ट्राई कलर, एक ही फ्लैग, जैसे हमारा तिरंगा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, रेड ब्लू एंड व्हाइट, ये इनका है, ये वाला, ठीक है। तो जब एक फ्लैग होता है ना, आपको अगर एक फ्लैग, एक देश का एक फ्लैग होगा तो वो सारे लोगों को यूनाइट करता है, फ्लैग इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, ठीक है। फिर क्या है, देखो स्टेट जनरल को नाम क्या दे दिया, नेशनल असेंबली, जो चलने लगी एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जो होती है एक इलेक्टेड बॉडी। किंग इलेक्टेड नहीं होता है बेटा, किंग इलेक्टेड नहीं होता, किंग सिलेक्टेड होता है। हम ये नेशनल असेंबली के इलेक्टेड है, कौन इलेक्ट कर रहा है भैया, सिटीजन सिलेक्ट कर रहे हैं। नए नए गाने लिखे गए, स्टोरीज लिखी गई, पोएम्स, कस्में खाई, ठीक है। जो शहीद थे उनको याद किया गया, उनको कमेमोरेट किया गया, ठीक है। एंड एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाया है। एंड सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, सारे देश में सेम चीज रहेगी। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्यों रखे, अगर महाराष्ट्र से कर्नाटका में कोई गुड़ जा रहा है और उसके ऊपर अपन टैक्स लगाएंगे तो सब लोगों को क्या लगेगा, अरे कोई और जगह भेज रहे। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या करता है भैया, डिवाइड लाता है, बैरियर है, वो दीवार है, वो दीवारों को तोड़ो, तो ये दीवारों को तोड़ दिया, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब क्या, अलग अलग जगह में अलग अलग लैंग्वेज, हिंदी, हिंदी के भी अलग अलग वे होते बोलने के, राइट। हिंदी सेम नहीं है हर एरिया में, वैसे फ्रांस भी सेम नहीं थी। तो इन्होंने ना रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया कि सारे फ्रांस में एक ही टाइप की फ्रेंच बोली जाए। तो कौन सी फ्रेंच, जो पेरिस में बोली जाती है, ये कॉमन, फ्रांस को कॉमन, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज कर दिया। और ये जो न्यूज थी भैया, जो फ्रांस ने किया, ये कोई नहीं करता, किसी ने नहीं किया था। और फ्रांस बहुत पावरफुल था, इस टाइम का अमेरिका था वो, समझ लो उस टाइम का, आज जैसा अमेरिका उस टाइम फ्रांस था। तो फ्रांस को देखकर सब लोगों को था, तो ये जो फ्रेंच आइडियल्स थे, ये जो इवेंट्स थी फ्रांस की, ये स्प्रेड होने लगी पूरे यूरोप में। और जो भी एजुकेटेड है, मिडिल क्लास था, जो इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था, उन्होंने ना जैकोबिन क्लब्स बनाए। जैकोबिन क्लब्स याद है, फ्रांस में बने थे, तो उसी जैसे जैकोबिन क्लब्स पूरे यूरोप में बनना शुरू हो गए, हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, हर जगह, और हर जगह रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू होने लगे। तो ये जो, ठीक है, रेवोल्यूशनरी वॉर्स, और ये शुरू करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, द फ्रेंच आर्मी। तो क्या होता है भैया, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन आता है, हमने पढ़ा था, नेपोलियन आता है, तो नेपोलियन क्या करता है, अपनी आर्मी को लेकर दूसरे देशों पे अटैक करता है, इन्वेड करता है, बड़ा बनाने के लिए। और इसी आर्मी के साथ ये जो फ्रेंच के नेशनलिज्म के आइडियाज है, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी, इक्वेलिटी के जो आइडियाज है, ये स्प्रेड होता है पूरे यूरोप में, ठीक है। तो ये है हमारे नेपोलियन, ठीक है, खुद को किंग बना लिया था उन्होंने 1804 में, बहुत बहुत पावरफुल।
एंड एम्बिशन क्या था, पूरा यूरोप कॉन्कर करना, पूरा यूरोप कब्जा करना। ठीक है, उन्होंने स्टार्ट किया डायनेस्टीज को खत्म करके, और ऐसे किंगडम्स बना रहे थे जिसमें खुद के ही फैमिली मेंबर्स को बिठा रहे थे। ठीक है, उन्होंने एक बहुत चीज की और वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज में, जो गवर्नमेंट का कामकाज है उसमें बहुत बढ़िया चेंजेस लाए, और वो बढ़िया चेंजेस बहुत देशों ने अडॉप्ट किए, बहुत सारी कंट्रीज ने। तो उसको बोलते हैं हम क्या है, नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड पहला क्या है इसमें, बर्थ के नाम पे प्रिविलेजेस हटा दिए, कोई भी बर्थ के नाम पे प्रिविलेज नहीं मिलेगा, कोई कैसा कहां पैदा होता है उसके ऊपर कोई उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप इक्वल हो। दूसरा क्या कर दिया, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया भैया, फ्री कर दिया पीजेंट्स को। ठीक है, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, जो बहुत मुश्किल होता है तो लोग नहीं समझ पाते, फॉलो नहीं कर पाते, मुश्किल चीजों को फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल करो, सिंपल चीजें सारे लोग फॉलो करेंगे, राइट। तो सिंपल कर दिया गया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेस करो, जितना ज्यादा बिजनेस होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा ट्रेड और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा, और उससे क्या होगा, देश ज्यादा पैसा कमाएगा। ज्यादा पैसा देश कमाएगा मतलब देश स्ट्रांग होगा, देश के साथ देश का रूलर, देश की आर्मी सब स्ट्रांग होगा। ट्रांसपोर्ट भी वही चीज से किया गया, इंप्रूव किया गया ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सिस्टम और यूनिफॉर्म लॉज, सारे देश में एक लॉज होंगे, वेट्स सेम वेट्स होंगे, कॉमन करेंसी होगी। तो क्या होता है इसमें, ट्रांजैक्शन बहुत अच्छे से होता है, ट्रेड बहुत अच्छे से होता है। अगर एक ही करेंसी में करें तो ट्रेड अच्छे से होगा, अगर चेंज करनी पड़े, वेट का सिस्टम अलग हो तो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो तो देखो भैया, इन एरियाज, अब यहां पे हम बात करते हैं, शुरुआत में जो प्यार था फ्रेंच आर्मीज के लिए, वो तो बाद में हॉस्टिलिटी में चेंज हो गया। क्यों, शुरुआत का प्यार बाद में हॉस्टिलिटी चेंज हो गया, क्योंकि देखो भैया, जहां जहां ये जा रहे थे वहां वहां वो पॉलिटिकल फ्रीडम ले रहे थे लोगों की, तो पॉलिटिकल फ्रीडम ले रहे थे। तो जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस थे, ये डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। एक साइड आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस दिए, दूसरे साइड आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम ले ली। कैसे ले ली भैया, टैक्सेशन बढ़ाकर, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप मतलब क्या, प्रेस का मुंह बंद करके, फोर्स कंस्क्रिप्शन, आर्मी में फोर्सफुली, गांव से लो आर्मी में भरो, गांव से लो आर्मी में भरो। क्यों भाई, रूल करना है ना, यूरोप को जीतना है तो आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए ये सब करने लगे। ठीक है, तो ये जो थे ये डिसएडवांटेजेस थे। तो शुरुआत में जो प्यार था उनको देखा गया मसीहा है, ये क्या है मसीहा, वो मसीहा बाद में उनको मसीहा को फिर बाद में दुश्मनी समझने लगे। ठीक है, जो लिबरेटर उन्होंने माना गया नेपोलियन को, वो लिबरेटर ने बाद में उनको समझा कि भैया ये तो इंसान हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम ले रहा है। ठीक है, तो इनको हराया गया बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में, और इनको हराने के बाद जिन्होंने इनको हराया, जिन कंट्रीज ने इनको हराया, उन्होंने मिलकर क्या किया, उन्होंने मिलकर वापस से डायनेस्टीज लाई, तो वापस कंजर्वेटिज्म आता है। ये हमारा नेक्स्ट है, ये कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट, ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज जस्ट कहां पे, जैसे हम बताना चाह रहे हैं इसमें कि नेशनलिज्म यूरोप में आना बहुत मुश्किल था और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। क्यों भैया, ये हैब्सबर्ग एम्पायर है, कहां रूल करती है, ऑस्ट्रिया हंगरी में रूल करती है। ऑस्ट्रिया हंगरी में देखो कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और डाइवर्सिटी की वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल यूनिटी में मुश्किल आ जाती है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर। ठीक है, तो एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो जा रहा था हैब्सबर्ग एम्पायर को। ठीक है, अलग अलग लोग हैं, देखो यार, इटालियन स्पीकिंग है, मगियार बोलने वाले, गैलिक बोलने वाले हैं, पॉलिश बोलने वाले हैं, तो अलग अलग लोग हैं। ठीक है, तो यार यूरोप में अभी हम देखें, हम देखो फ्रांस में तो ये हुआ, अभी हम यूरोप की बात करें, फ्रांस का चैप्टर खत्म हो गया। फ्रांस में थोड़ा सा बाद में आएगा एक 1848 में, बट वो बाद में देखेंगे, तो वो छोटा सा ही है, फ्रांस का इतना ही है। फ्रांस का क्वेश्चन आया तो आप लिखोगे ये, फ्रांस का क्वेश्चन क्या आता है, मेजर्स, नेपोलियनिक कोड, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मेजर्स और नेपोलियनिक कोड। यहां पे सोशल ग्रुप्स, यूरोप को देखना है तो यूरोप में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे टाइप के लोग हैं, वो देखना जरूरी है। तीन टाइप के लोग हैं, पहला है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है भाई, डोमिनेंट है पॉलिटिकली एंड सोशली, सोसाइटी में बहुत इज्जत है, बहुत उनका रुतबा है। ठीक है, और यूनाइटेड है कॉमन वे ऑफ लाइफ। एरिस्टोक्रेट फ्रांस के कोई भी कॉर्नर का हो, उनका लाइफस्टाइल एक है, जैसे अमीरों का लाइफस्टाइल एक होता है, ब्रो आई जस्ट बॉट अ फरारी, ओह आई टू हैव अ फरारी ब्रो,
बट आई एम थिंकिंग ऑफ लाइक एक्सचेंजिंग विद एन बुगाटी। वो बोला हाँ हाँ बुगाटी, माय बेस्ट फ्रेंड हैज अ बुगाटी। तो क्या हो गया वो लोग कहीं से भी हो, उनका वे ऑफ लाइफ एक है। तो वैसे एरिस्टोक्रेसी का भी वे ऑफ लाइफ एक था, बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे उनके कंट्री साइड, नहीं कैसा फार्म हाउस, और टाउन्स में से बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ठीक है। तो वैसे ही जैसे अभी होता है अमीर आदमी का एक घर नहीं होता ना, बहुत सारे घर होते हैं। एंड क्या बोलते थे, फ्रेंच में बात करते थे। फ्रेंच मतलब आज की इंग्लिश है। रुतबा ऐसा बताना, ऐसा इंप्रेस करना है, हम लोग फ्रेंच में बात करो, ठीक है। एंड फैमिलीज कनेक्ट होते थे शादियों से। पता है ना वो बहुत सारे ड्रामास मूवीज इसमें भी बताते, टीवी सीरीज में, कि पैसे वाला दूसरे बिजनेस को कनेक्ट करने के लिए शादियां करते हैं। तो शादियों से कनेक्ट होते थे, तो बड़ा हो जाता है ना शादी। एंड आप अगर रिलेशन हो गया आपका कुछ ऐसा, तो आप फिर और भी यूनिफाइड और भी स्ट्रांग हो जाते हो, राइट। दूसरा है ये है पिजेंट्री आंसर्स। पिजेंट्री क्या है भाई, कुछ नहीं, फार्मर्स है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन था, एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, बिल्कुल समाज में कुछ इज्जत नहीं थी उनकी, ठीक है। फिर है सर्स। सर्स मतलब क्या भैया, दूसरे के स्टेट में काम करने वाले, ठीक है, दूसरे की जगह पे काम करने वाले, ठीक है। मतलब उनका तो लैंड भी नहीं है, बेचारे दूसरे के लैंड में काम कर रहे, ठीक है। ये थे दूसरा ग्रुप। अब आता है तीसरा ग्रुप, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो नेशनलिज्म दुनिया में स्प्रेड हुआ और हर जगह, ये ग्रुप का सबसे बड़ा योगदान है, झंडा लेके सामने खड़े थे ये सबसे, दिस ग्रुप। एंड ये है हमारा द मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास। ये क्यों आया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से। टाउन्स बनने लगे, सिटीज बनने लगी, और उससे क्या आ गया, प्रोडक्शन बनने लगा, लोगों के पास पैसा आने लगा, लोग पढ़ने लगे, ठीक है। फ्रांस जर्मन इधर उधर लोग पढ़ने लगे, एजुकेटेड होने लगे, आइडियाज आने लगी, एक्सपोजर मिलने लगा, और ये बन गया आपका द न्यू मिडिल क्लास। द न्यू मिडिल क्लास, अपर क्लास भी था पॉलिटिकल पावर वाला, वर्किंग क्लास था जो काम करता था, बट ये मिडिल क्लास था जो था एजुकेटेड और लिबरल सोच वाला। वो सोचा उसने कि भाई हम काम कर रहे, हम मेहनत कर रहे, तो ये राजा क्यों लेके जा रहा है सारी चीजें, ये हमें बांटनी चाहिए, ठीक है। तो दिस मिडिल क्लास, अब ये मिडिल क्लास आया और ये बोला कि हमें आजादी चाहिए, हमें फ्री दो, हमें फ्रीडम दो। कौन सी, तो इसको बोलते हैं हम लिबरल नेशनलिज्म। ऐसी नेशनलिज्म जो बात करती है आजादी की, बीइंग फ्री। तो लिबरल मिडिल क्लास क्या मांग रहा था, इंडिविजुअल फ्रीडम दो, मुझे मेरी आजादी दो, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कौन सा काम करना है, गिव मी माय फ्रीडम, ठीक है। ये जो आपको जन्म के नाम पे चीजें मिल रही है, आप जस्ट एक एक मिनिस्टर के बेटे हो इसलिए आप मिनिस्टर होंगे, ये खत्म करो। एरिस्टोक्रेसी एंड प्रिविलेजेस खत्म करो। सब लोग इक्वल होने चाहिए लॉ के सामने, कानून की देवी की आंखों पे पट्टी है, ठीक है। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट, एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, हमारा रूलर हम चूज करेंगे, हमें पूछ के बनाएगा, हमें पूछ के बनेगा, हमारे ऊपर रूल होगा ना, तो हमें पूछो भाई, ठीक है। तो इक्वेलिटी जरूरी थी। तो ये हमने थोड़ा सा, ये हमारा लास्ट ईयर फ्रांस का देखा हमने, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पैसिव सिटीजन एक्टिव सिटीजन, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आता है, ये फ्रीडम हो गया, ये था इंडिविजुअल और पॉलिटिकल फ्रीडम। अब इकोनॉमिक स्फीयर में भी फ्रीडम है भैया। इकोनॉमिक फ्रीडम इसमें क्या था, इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म क्या था, मिडिल क्लास बोल रहा था जितना ज्यादा हम इकोनॉमिक फ्रीडम लेंगे, लोग पैसे कमाएंगे, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, और एजुकेट हो जाएंगे, है ना, परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो इनका बोलना क्या था, पहले तो आप मार्केट को फ्री करो, फ्रीडम दे दो मार्केट को बिजनेस करने के लिए, रिस्ट्रिक्शंस हटा दो मूवमेंट ऑफ गुड्स पे, माल की जो आवन जावन है, आवा जावा है माल का, उसको हटा, उसपे जो बंधन है उसको हटा दो, ब्रेक डाउन द बैरियर्स दैट स्टॉप मूवमेंट ऑफ गुड्स, ओके। एंड देखो उन्होंने एक कन्फेडरेशन भी बनाया 39 स्टेट्स का, इसको हम जर्मन कन्फेडरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस जर्मन कन्फेडरेशन में क्या था भैया, हर एक हर एक कन्फेडरेशन की अलग अलग करेंसी थी, अलग अलग सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ माल हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा है, तो उसको ना 11 कस्टम बैरियर से जाना पड़ेगा, और हर जगह पे 5% उसको टैक्स देना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी। तो 55% तो यहाँ पे लग गया, 100 रुपए का माल बन गया 155 रुपए में, सिर्फ टैक्स की वजह से। तो ये बहुत मुश्किल है, एक ही एरिया में, एक ही स्टेट में, एक ही नेशन में ये होना बहुत मुश्किल है। जैसे अगर कोई माल दिल्ली से इधर आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है, भाई इतने सारे स्टेट से आएगा और इतने सारे टैक्सेस लगेंगे, तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो भैया देखो, वेट्स एंड मेजर का सिस्टम भी अलग था, कैलकुलेशन करना मुश्किल था। जैसे एल बोलकर एक
वेट का मेजर था, क्या नाम है, एल। हर जगह उसका मेजरमेंट अलग है, इधर 54 है, इधर 55 है, 65, तो बहुत मुश्किल, बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, सॉल्यूशन आता है, रुको, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया भैया, इन्होंने बोल दिया ये सारे ऑब्स्टेकल्स है और उसको हमें निकालना है, ठीक है, इसको हमें हटाना है, इसको हमें फ्री करना है। तो उसमें एक यूनियन आता है, कस्टम यूनियन, नाम क्या है, जोल्वरिन। जोल्वरिन कौन बनाता है, प्रूशिया बनाता है, प्रूशिया और बाकी सारी और सारी जर्मन स्टेट्स के साथ मिलकर बनाता है। ये क्या करता है, ये ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ बैरियर्स हटा देता है, वो जो टैक्स लग रहा था ना वो हटा दिया। करेंसीज 30 से कितनी आई, 2 तक लाई, 30 करेंसीज थी, 30 अलग अलग नोट, सोचो वो ट्रेडर को कितने लेके जाने पड़ते होंगे, तो अभी वो 30 से कितना है, 2 ही। नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रेलवेज बहुत जरूरी है, याद रखना कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, एंड मोबिलिटी ऑफ पीपल, लोगों का यह हवा आना जाना। जब ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या होता है, जब इंसान पैसे कमाता है, तो इंसान जिस देश में जिस वजह से पैसे कमा रहा है, उस देश उस चीज को इंसान सपोर्ट करता है क्योंकि उसकी लाइफ अच्छी कर रहा है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म से नेशनलिज्म का जो फीलिंग आया वो भी आया, ठीक है। जो देश आपको पैसे कमा के देगा उससे आपको थोड़ा सा, आप उसके लिए फाइट करोगे, राइट, कोई भी यार, कोई भी, ठीक है, इट्स कॉमन सेंस। अगर आपकी लाइफ अच्छा कर रहा है वो देश, आपको जीना, आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको और बेटर बना रहा है, तो आप उसके लिए फाइट करोगे, ठीक है, ओके। ये 3 क्लासेस थे, कौन से, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट्स एंड द न्यू मिडिल क्लास। उन्होंने क्या, न्यू मिडिल क्लास किसके लिए स्टैंड करता था, लिबरल नेशनलिज्म के लिए। कौन से थे लिबरल नेशनलिज्म, एक था पॉलिटिकल, दूसरा है इकोनॉमिक। पॉलिटिकल में इंडिविजुअल भी है, ठीक है। अब आता है कंजर्वेटिज्म, 1815 में हार जाता है, नेपोलियन हार जाता है। तो भैया 1815 में नेपोलियन हारने के बाद कंजर्वेटिव्स बोलते हैं वापस आ जाओ सब लोग, हमें वापस जो यूरोप था वैसे बनाना है जो नेपोलियन आने के पहले था। तो हमें प्रिजर्व करना है, किसको, मोनार्की को बचाना है, चर्च को बचाना है, प्रॉपर्टी को बचाना है, जो समाज में ना है ना लेवल्स ऑफ पीपल, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, फैमिली, जो पुरानी चीज है, पुरानी पद्धति। कंजर्वेटिव थॉट मतलब क्या, अरे हम बहुत मॉडर्न है, वो थोड़े, ठीक है, वो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है, तो उनके सामने थोड़ा सा ठीक से रहना पड़ता है। कंजर्वेटिव मतलब क्या, पुरानी सोच वाले, ठीक है। तो ये जो आ गए वापस, पुरानी सोच वाले आ गए 1815 में, तो पहले तो इन्होंने क्या इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने भी कुछ बदलाव लाए। उन्हें लगा नेपोलियन ने इतने अच्छे बदलाव लाए तो हम भी लाने चाहिए, क्यों, नेपोलियन का फायदा हुआ, नेपोलियन ने बहुत पैसे पहनाए, उसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग हो गई। तो इन्होंने बोला अगर हमें मोनार्की को स्ट्रांग करना है तो हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाएंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो मोनार्की स्ट्रांग की स्ट्रांग रहेगी, वापस कोई रेवोल्यूशन करके हमें हटाने पाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, फ्यूडलिज्म को हटाओ। फ्यूडलिज्म भाई क्या करता था, ये फ्यूडल लॉर्ड खुद के ही पैसे भरता था टैक्सेस से, राजा को कुछ देता ही नहीं था, ठीक है। आर्मी को मॉडर्नाइज करो, सर्फडम हटाओ। सर्फडम क्यों भैया, ये जो छोटे छोटे एरिया में फ्यूडल लॉर्ड्स थे ना, जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, वो फायदा कर रहे थे उससे। ब्यूरोक्रेसी, बीच में ये जो करप्टेड ब्यूरोक्रेसी उसको ठीक करो, एंड इकोनॉमी को एकदम डायनामिक फ्री फ्लोइंग बनाओ। इससे क्या होगा, इससे हमारा देश स्ट्रांग बनेगा, पैसा आएगा और मोनार्की स्ट्रांग होगी, ठीक है। अगर मोनार्की स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, सारी मोनार्कीज, एरिस्टोक्रेसी यूरोप में बहुत लॉन्ग टर्म रूल कर पाएगी, ठीक है। एंड ये करने के लिए क्या हुआ, 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के लोग मिले, कहां पे, वियना में। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना, ओके, मिले। और इन्होंने क्या किया, भैया हमें रिड्रॉ करना है, ऑब्जेक्ट करना है, नेपोलियन ने जो भी किया उसको अंडू करना है, अंडू एनीथिंग नेपोलियन हैज डन। तो पहली चीज क्या हो गई, बोर्बन डायनेस्टी, फ्रांस वाली वापस आ गई, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में चली गई थी ना, लुइस बाई 16, वो वापस आ गया, फ्रेंच को सारी टेरिटरीज दे दी गई उसकी, ठीक है। फिर फ्रांस के अराउंड बफर स्टेट्स बनाई गई, एक सीरीज ऑफ स्टेट्स बनाई गई, मतलब ये फ्रांस है समझ लो, उसके अराउंड ऐसी स्टेट्स बनाई गई जो रोकेगी नेक्स्ट टाइम अगर फ्रांस में कुछ होता है, तो फ्रांस में कुछ भी होते रहता है, ठीक है। किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को क्या दिया गया, बेल्जियम दिया गया, ठीक है। जिनोआ किसको दिया गया, पिडमोंट को दिया गया साउथ में। तो ये क्या हो रहा है, केक कट रहा है यूरोप का और सब में बट रहा है, ठीक है। प्रूशिया को क्या दिया गया, नई टेरिटरीज वेस्ट साइड में। ऑस्ट्रिया को दिया गया नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल। रशिया को मिला है पोलैंड, ठीक है।
एंड प्रुशिया को सैक्सनी का पार्ट भी मिला है। ठीक है, ये जो 39 स्टेट्स थी ना, जर्मन स्टेट्स, हमने अभी देखा जोल्वेरिन वाली, उसको अनटच रखा गया, उसको चेंज नहीं किया गया। ठीक है, इनका मेन गोल क्या था, मोनार्कीज को रिस्टोर करना है, जो डायनेस्टीज को हकाला था नेपोलियन ने, उसको वापस लाना है। ठीक है, एंड एक नया कंजर्वेटिव, दिस इज न्यू कंजर्वेटिज्म, पुराना थॉट बट न्यू पैकेजिंग। ओके, ये वाला है। तो कंजर्वेटिव रिजिम आ गया, बट कंजर्वेटिव बीइंग कंजर्वेटिव्स, वो अपनी चीजों से हटेंगे नहीं, सेंसरशिप कर दिया। ठीक है, उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ बोलेगा तो उसको जेल में डालना शुरू कर दिया। ठीक है, एंड पूरा कंट्रोल कर रहे थे वो, नेशनलिज्म नहीं आना चाहिए, स्प्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको कंट्रोल करने लगे। बट देखो यार, 1815 में आए हैं, कब तक कंट्रोल कर पाएंगे, कब तक कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, बट पावर में तो आए हैं, अभी इनका दबदबा है, पहले नेपोलियन का था, नेशनलिज्म का था, अभी वापस कंजर्वेटिज्म का है, तो थोड़ा टग ऑफ वॉर हो रहा है। ठीक है, ये आते फिर वो हारते, फिर इनका टाइम आता है, वैसे हो रहा है। तो 1815 में क्या हो गया भैया, ये जो लिबरल आपने नेशनलिस्ट थे, ये अंडरग्राउंड चले गए। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिज्म बहुत पावरफुल हो गए थे, कंजर्वेटिव्स बहुत पावरफुल हो गए थे, जहां जहां पकड़ रहे थे जेल में डाल रहे, जहां जहां पकड़ रहे थे भाई फांसी दे रहे थे। तो कंजर्वेटिव्स क्या हो गए भैया, हम चले गए अंडरग्राउंड, हम अभी छुपके से अंडरग्राउंड रहकर सीक्रेट काम करेंगे। तो सीक्रेट सोसाइटीज आने लगी इस टाइम पे, यूरोप में रिवोल्यूशनरीज ने क्या कर दिया, सीक्रेट सोसाइटीज आने लगी। और सीक्रेट सोसाइटीज का काम एक ही था, मोनार्की को अपोज करना और आजादी के लिए फाइट करना। उनका एक ही गोल है, आजादी और एक नेशन, एक देश बनाना। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशनरी है बहुत फेमस, मजीनी, गिउसेप मजीनी, इटालियन रेवोल्यूशनरी है, जिनोवा में जन्म हुआ था, मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी, नाम कार्बोनारी का। 24 साल में उन्होंने ना लिगोरिया में रेवोल्यूशन, क्रांति लाने की कोशिश की थी, तो उनको क्या बोला, वनवास, एग्जाइल में भेज दिया। ठीक है, उन्होंने 2 मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज की, यंग इटली इन मरसाय एंड यंग यूरोप इन बर्न। ठीक है, तो इनका गोल था भैया कि क्या है, अगर उनका बिलीफ था कि आजादी या देश एक नेचुरल यूनिट होता है मैनकाइंड का, ह्यूमंस बने ही हम एक सोशल एनिमल, तो उनका था, और उनका बोलना है अगर हमें इटली को डेवलप करना है तो हमें मोनार्कीज को हराना पड़ेगा। तो ये था। ठीक है, दैट इज योर सेकेंड कंपार्टमेंट, ये था तुम्हारा सेकेंड कंपार्टमेंट। सेकेंड कंपार्टमेंट में हमने क्या देखा, कंजर्वेटिव्स, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव्स, लिबरल नेशनलिज्म एंड आपका रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब आते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन, ये समय, इसमें बहुत सारी क्रांतियां हुई। 18 कौन सा कलर लो, हाँ, 1830 टू 1848 बहुत सारी क्रांतियां हुई यूरोप में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, जो आती है क्वेश्चन में, और वो है, सबसे पहले एक एक बताता हूं। सबसे पहले आपको ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जरूरी है, एक इवेंट थी भाई नेशनलिज्म की, ग्रीक को आजादी देने की। तो भाई ग्रीक के लिए बहुत प्यार था यूरोप में, ग्रीक के लिए इसलिए प्यार था क्यों, ग्रीक को क्या सब था भाई, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। सबसे पहले सिविलाइजेशन कहां शुरू हुई, ग्रीक में, ग्रीक का बहुत पुराना हिस्ट्री है। तो ग्रीस किसका पार्ट था पहले, ग्रीस ओटोमन एम्पायर का था, 15 सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का था। तो ये नेशनलिज्म की भावना आई यूरोप में, ये ग्रीक्स के मन में भी आई 1821 में। ग्रीक्स ने भी बोला हम भी आजाद है भाई, हमारा भी एक हिस्ट्री है, हम भी लोग है। ठीक है, ग्रीक्स का भी कुछ ना कुछ है ना वर्चस्व, तो ग्रीक्स को बहुत सपोर्ट मिला बाकी ग्रीक्स से, बहुत सारी वेस्टर्न यूरोपियन पावर से। क्यों भैया, ग्रीक के एंशिएंट कल्चर, हिस्ट्री के लिए सबके मन में बहुत प्यार था, तो सपोर्ट तो बहुत मिला। सपोर्ट का एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं कि यहां पे लॉर्ड बायरन एक पोएट थे, उन्होंने फंड्स तक ऑर्गेनाइज किए। ठीक है, और जंग मतलब वॉर में भी चले गए थे। तो भाई जो था ना, बहुत ग्रीस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट आ गया। और ये जो सपोर्ट है, और ओटोमन एम्पायर का वीक होना, ठीक है, सपोर्ट तो आएगा ही, बिकॉज सिंपली बाकी से ओटोमन एम्पायर इज मुस्लिम एम्पायर। ठीक है, तो उसके लिए भी सपोर्ट आया। तो एट द एंड ये सपोर्ट की वजह से ग्रीस आजाद हुआ 1832 में। जिस ट्रीटी से आजाद हुआ उसका नाम है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर ग्रीस। ग्रीक का इंपॉर्टेंट है, ये इतना कुछ है नहीं। फ्रांस में वापस से क्रांति आ जाती है, फ्रांस का क्रांतियां करते रहता है, फ्रांस ऐसा है, ब्रेक लेता है क्रांति करता है, ब्रेक लेता है क्रांति करता है। सो फ्रांस में भी आ जाती है। जो बोर्बन किंग थे चार्ल्स, वो जो पावर में आते 1851 में, सॉरी 1815 में, उनको लिबरल्स वापस भगा देते हैं।
वापस भगा देते हैं और लुइस फिलिप आ जाते हैं एज हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जुलाई रेवोल्यूशन, इसको जुलाई रेवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और इस जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से आता है ब्रुसेल्स में भी रेवोल्यूशन, ब्रुसेल्स में रेवोल्यूशन आता है जिससे क्या होता है, बेल्जियम अलग होता है, किससे, किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। याद है किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स को ट्रीटी ऑफ वियना में मिला था बेल्जियम, बेल्जियम अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो रहा है छोटे मोटे सारे जगह पे रेवोल्यूशंस, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कौन सा है बेटा, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आते हैं भैया, थोड़ा फाइट फाइट बहुत हो गया, थोड़ा प्यार की बातें भी करते हैं, रोमांटिसिज्म। ये बोलते हैं कि भैया देखो कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक देश की पहचान बने, ठीक है। तो आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज भी जरूरी है और वो भी एक देशभक्ति की भावना लाती है। तो कल्चरल मूवमेंट जरूरी है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट लाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला हर वक्त दिमाग, रीजन, लॉजिक, साइंस उसकी बातें ना करो, थोड़ा सा दिल की भी बातें करो। भाई हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स है। तो क्या होता है भैया, जिसका कल्चर सेम होता है वो एक यूनिटी बढ़ती है उन लोगों में, ठीक है। जैसे अगर हम सब लोग, अगर आप भी एनीमे देखते हो, मैं भी एनीमे देखता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं, तो हमारा बॉन्ड बनता है ना, ठीक है। जर्मन फिलोसोफर थे, नाम क्या था, जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। उन्होंने बोला अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर देखना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कॉमन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, दस वॉक, ठीक है। उन्होंने बताया कि भाई कॉमन लोगों के गाने, पोएट्री, फोक डांस, ये जरूरी है देश का जो ना जो फाउंडेशन है वो बनाने के लिए। ग्रिम ब्रदर्स भी थे, उन्होंने क्या किया, जर्मन फोक टेल्स, मतलब जो जर्मन लोगों की जो कहानियां हैं, जो होता है ना गांव में वगैरह, उसको उन्होंने पब्लिश किया। बुक का नाम क्या था, ग्रिम्स फेरी टेल्स, ठीक है। तो ये था, और भी बहुत सारे, जैसे रशिया ने किसको ऑक्यूपाई किया था, पोलैंड को। पोलैंड में कौन सी लैंग्वेज है, पॉलिश। रशिया कौन से बोलने, रशिया बोलने लगा नहीं रशियन लैंग्वेज बोलोगे, पॉलिश लैंग्वेज। पोलैंड के लोगों को बुरा लगा कि भाई हम हमारी लैंग्वेज कैसे छोड़ दें, तो पोलैंड में जो चर्च वाले फादर वगैरह भी होते हैं वो भी पॉलिश में प्रीच करना शुरू हो गए। तो अपनी लैंग्वेज बोलना एक एक्ट ऑफ रेवोल्यूशन हो गया, एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, विद्रोह का एक तरीका हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल है कैरल कुरपिंस्की, कैरल कुरपिंस्की ने भी म्यूजिक का इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसमें उन्होंने फोक डांसेस, फोक म्यूजिक को स्प्रेड कर कर जो फीलिंग है नेशनलिज्म की वो लाई लोगों में। पोलैंड के लोगों में जो है ना पॉलिश लोगों की फीलिंग वो लाई, ठीक है। अब आते हैं 1830। 1830 का बहुत बुरा वक्त था, इकोनॉमिक हार्डशिप थी पूरे यूरोप में, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था पहले, ठीक है, ज्यादा लोग थे, जॉब तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई थी, रूरल एरिया से सिटीज में लोग आ रहे थे, तो स्लम्स का भी प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। और बहुत ज्यादा कंपटीशन था, स्टिफ कंपटीशन, किसको, जो गांव में छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स थे ना, क्राफ्ट्समैन, उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बहुत ज्यादा कंपटीशन आ गया था मशीन मेड गुड्स से। मशीन वाले गुड्स बहुत फास्ट बन रहे थे, ये बेचारे हाथ से कितना बनाएंगे, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। एंड याद करो, अभी समझ लो भैया, अगर प्रॉब्लम आता है, जो एरिस्टोक्रेसी है वो तो बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है। प्रॉब्लम आता है, टैक्सेशन किसके ऊपर लगाएंगे, गरीब लोगों पे लगाएंगे, तो प्राइसेस ऑफ फूड बढ़ने लगे, गरीबी बढ़ने लगी, टाउन्स और शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, ठीक है। एंड भाई सिंपल है, बुरी से बुरी चीजें होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो दैट इज हंगर, हार्डशिप। तो वापस से एक वक्त आ रहा है जहां पे ग्राउंड तैयार हो रहा है यूरोप में विद्रोह के लिए, नेशनलिज्म, रेवोल्यूशन के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं द रेवोल्यूशन 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स। रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन। यहाँ पे क्या हो गया भैया, देखो कुछ लोग जमा हो गए, डिमांड करने लगे संविधान, ठीक है, देश को यूनिफाई कर कर संविधान बनाओ, और उन्होंने एडवांटेज लिया कि वो क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बनाया, ठीक है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, ओके। बहुत सारे मिडिल क्लास बिजनेसमैन साथ में आकर उन्होंने क्या डिसाइड किया, हम फ्रैंकफर्ट में जाएंगे, फ्रैंकफर्ट में जाएंगे, ठीक है। कहां पे जाएंगे, चर्च ऑफ सेंट पॉल में जमा होंगे, कितने लोग, 831। और हम क्या बनाएंगे भैया, हम बनाएंगे एक संविधान, ठीक है, एक नेशनल असेंबली जो रन करेगी एक संविधान, ठीक है। इनका गोल क्या था, संविधान ड्राफ्ट करना, एक संविधान, ठीक है। एंड ये संविधान लेके इनके कुछ लोग फ्रेडरिक वेलहेम के पास भी गए, किंग ऑफ प्रूशिया, कि आओ आप बनो राजा,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाते, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बाकी मोनार्कीज और आर्मी के साथ मिलकर इस असेंबली को भगा दिया। ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेन ही थे, ठीक है, वुमेन जस्ट सपोर्टिंग थी। ओके, ये थी फ्रैंकफर्ट की आपकी सेंट पॉल के चर्च में। ठीक है, तो भैया उनको भगा देते हैं। ओके, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखो 1848 के पहले कोशिश की गई थी, उसको दबाया गया था, बट उस कोशिश को वापस चेंज होता है। कैसे होता है भैया, कि नेशनलिस्ट की जो फीलिंग है वो बहुत ज्यादा ग्रो होती है जर्मन लोगों में। एंड क्या होता है भैया, 1848 में जो लोग कोशिश करते हैं देश को एक साथ करने की, उसको तो आर्मी और जंकर्स, जंकर्स मतलब क्या, लैंड ओनर्स, ये मिलकर उनको भगा देते हैं। ठीक है, बट अब आता है प्रूशिया, खुद प्रूशिया किंगडम आता है। ठीक है, ये बोलता है नहीं भाई, अभी मैं जिम्मा लूंगा नेशनल यूनिफिकेशन का, जर्मनी को एक मैं बनाऊंगा। तो चीफ मिनिस्टर ओटो वैन बिस्मार्क ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 3 वॉर होती है 7 साल, 7 इयर्स में 3 वॉर करते हैं, किसके साथ, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। एंड एंड होता है भैया पूरा यूनिफिकेशन का प्रोसेस, पूरा जर्मन स्टेट्स को यूनिफाई कर कर एक जर्मन नेशन बनाते हैं। एंड उसका जो प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट होता है वो बनता है द जर्मन एम्परर। अब आ गया भाई जर्मनी का जो नेशन है ना वो बन गया। और जर्मनी ने ना नेशन बनते ही बहुत सारे मॉडर्न चेंजेस लाए, जैसे करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, जिससे जर्मनी का जो ओवरऑल पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो ढांचा है वो और अच्छा बनते गया। जर्मनी बिकेम पावरफुल हियर। ठीक है, देन कम्स यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली बहुत सारे सेवरल स्टेट्स में टूटा हुआ था। कितने थे, 7 स्टेट्स। उसमें से एक ही था पिडमॉन्ट सार्डिनिया, जो एक इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था, बाकी के सारे बाहर के थे। ठीक है, पिडमॉन्ट सार्डिनिया ही अकेला एक हाउस था जो एक इटालियन प्रिंसली मतलब खुद इटालियंस रूल कर रहे थे। ठीक है, बाकी की जो थी सार्डिनिया, पिडमॉन्ट देखो हाउस ऑफ सैवी, लोम्बार्डी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर थी, पैपल स्टेट जो बीच में है यहाँ पे, पैपल स्टेट्स ये वाला। ठीक है, इसको पोप, पोप पता है आपको कौन है, क्रिश्चियन रिलीजन का सबसे बड़ा धर्मगुरु उनका। ठीक है, किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज ये रूल करते थे बर्बन किंग्स, कहा के, स्पेन के, फ्रांस के नहीं। तो इटली वाज डिवाइडेड बाय डिफरेंट डायनेस्टीज। ठीक है, तो देखो हमें पता है यार कि गिउसेppe मज़नी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गिउसेppe मज़नी ना जो फीलिंग है ना इटालियन यूनिफिकेशन की, कि भाई हम एक इटली नाम का एक देश बना है, सारे इटालियंस एक देश में एक साथ रहे, एक साथ डेवलप करे, खुद का देश, खुद के लोग, वो वाला इन्होंने दिया है। ठीक है, ही वॉज द वन जिन्होंने ये लाया। ठीक है, बट उनका पूरा गोल वो ये नहीं कर पाए, मतलब ही वॉज नॉट एबल टू अचीव दैट गोल। उनका जो रेवोल्यूशन फेल हो गया था, बट डोंट वरी, ये रेवोल्यूशन वापस आने वाला है। क्योंकि देखो सार्डिनिया पिडमॉन्ट का रूलर विक्टर इमैनुअल ये बोलता है कि अभी हम लेंगे जिम्मा, कहा का, सार्डिनिया पिडमॉन्ट का जो इटालियन हाउस है ना उसका रूलर विक्टर इमैनुअल सेकंड बोल रहा है कि अब हम यूनिफाई करेंगे इटली को। तो देखो भैया क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान इस यूनिफिकेशन में, चीफ मिनिस्टर कैवर, चीफ मिनिस्टर कैवर ने क्या किया, फ्रांस के साथ अलायंस बनाया, फ्रांस के साथ एक क्या बनाया, गठबंधन बनाया, और उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। ऑस्ट्रिया बहुत पावरफुल था, तो और इटली को अगर देश बनाना, यूनिफाई करना है तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, और ऑस्ट्रिया को हराना मुश्किल है। सार्डिनिया पिडमॉन्ट अकेले ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा सकता। तो क्या किया सार्डिनिया पिडमॉन्ट ने, फ्रांस के साथ अलायंस बनाया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। फिर आते हैं गिउसेppe गैरिबाल्डी। भैया इनके लीडरशिप में इन्होंने क्या किया, साउथ में जो साउथ इटली था, आइलैंड्स ऑफ 2 सिसिलीज, वहां के जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है, वहां के जो बोर्बन किंग्स है, स्पेनिश बोर्बन किंग्स, उनको हरा दिया, स्पेनिश रूलर को हरा दिया। ठीक है, एंड विक्टर इमैनुअल बन गए आपके किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। ओके, विक्टर इमैनुअल किंग ऑफ यूनाइटेड इटली बन गए। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने स्पिरिट जगाया, जो भावना है, इन्होंने दिमाग लगाया, ही इज द माइंड डिप्लोमेटिक, एंड ही इज द सोर्ड, इन्होंने डायरेक्टली वॉर कर दिया भाई। ठीक है, तो ये 3 लोग इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन का थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि ब्रिटेन में ऐसा कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ, सडन कुछ नहीं हुआ, एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस था।
ठीक है, देखो 18 सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग इथनिसिटी के लोग थे, इंग्लिश थे, वेल्श थे, स्कॉट एंड आयरिश, और नहीं, स्कॉट एंड आयरिश। ठीक है, तो ये ऐसा स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ऐसे चार थे। ठीक है, चार आइडेंटिटी वाले लोग थे, और सारे लोग देखो, अब जैसे इंग्लिश लोग पावरफुल बन गए वेल्थ में, उनका इंपॉर्टेंट, उनका उनका इन्फ्लुएंस बढ़ते गया, और वो इन्फ्लुएंस बाकी के आइलैंड्स में भी चला गया। ठीक है, इंग्लिश पार्लियामेंट जिसने पावर ले ली मोनार्की से 1688 में, तो पार्लियामेंट बिकेम द मोस्ट पावरफुल थिंग, और पार्लियामेंट में लोग कौन से थे? इंग्लिश लोग थे। तो देखो, एक एक उन्होंने क्या करना लगा, अपना जो कल्चर है वो डोमिनेट करने लगे, इंग्लिश कल्चर डोमिनेट करने लगे। उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन बनाया, किसके बीच में? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक्ट ऑफ यूनियन बना, और ऑफिशियली स्कॉटलैंड को फोर्सफुली इंग्लैंड का पार्ट बना दिया, एंड वो बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड बन गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऐसे कर रहे थे पार्लियामेंट के थ्रू। देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन से थे? मोस्टली इंग्लिश मेंबर्स थे, स्कॉट्स कम थे। स्कॉट्स का जो कल्चर था, पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी, उसको इरेज करने लगे, दबाने लगे। जो कैथोलिक क्लैंस थे स्कॉटिश हाईलैंड्स में, उनको भी रिप्रेस करने लगे प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करके। ठीक है, उनकी लैंग्वेज, उनका ड्रेस, सबका मजाक उड़ाते थे। फिर आता है आयरलैंड। आयरलैंड भी एक कंट्री थी जहां पे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स थे। इंग्लिश ने हेल्प किसकी की? प्रोटेस्टेंट्स की। कहां पे? कैथोलिक, एक पूरी कंट्री जिसमें कैथोलिक ज्यादा है, तो भैया कैथोलिक्स ने रिवॉल्ट कर दिया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन का एग्जांपल है वुल्फटोन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया, पर उस रिवॉल्ट को दबाया गया, एंड आयरलैंड को फोर्सफुली 1801 में इंग्लैंड का पार्ट बनाया गया। ठीक है, ये उनके सिंबल से द यूनियन जैक, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड उनका नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक है, अब आते हैं लास्ट हमारा बिट है विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग द नेशन इंपॉर्टेंट बिट्स में बता रहा हूं। विजुअलाइजिंग द नेशन मतलब क्या? देश को एक एक एज अ पर्सन देखना। ठीक है, रिप्रेजेंट कंट्री एज इफ इट वाज अ पर्सन, पर्सनिफाइंग द कंट्री। एंड नेशंस को मोस्टली क्या किया जाता था? एज अ फीमेल फिगर किया जाता था, माँ के जैसे, क्योंकि काइंडनेस है ना भाई, प्यार है माँ में। ठीक है, फादर फिगर थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है। ठीक है, तो फीमेल पर्सन वाज चूजन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है भैया एक नेशन का, एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लाने का। ठीक है, ऐसी कोई रियल फीमेल नहीं होती है, बस हम उसको देते हैं। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलिगरीज। एलिगरीज, ठीक है, तो एलिगरीज हमें बहुत सारी मिलती है, जैसे हमें फ्रांस में मिलती है। ठीक है, एलिगरीज सिंबल होती है अलग अलग आइडियाज की, जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एक एलिगरी है इसकी, लिबर्टी की। ठीक है, हमें एग्जांपल आता है फ्रांस में मरियन का। मरियन एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है, एंड ये एलिगरी बनी है फ्रेंच नेशन की। ये कैरेक्टर कहां से ड्रॉ किया है? लिबर्टी एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा रेड कैप है उनके हाथ में, ट्राई कलर है। ठीक है, एंड कॉकेट। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ मरियन हर जगह पे स्पेस में इरेक्ट किया, जैसे हमारे यहाँ पे भारत माता के हैं। ठीक है, तो मरियन इज नथिंग बस इट्स एन पर्सोनिफिकेशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, जैसे हमारी भारत माता। फिर है जर्मनिया। जर्मनी की एलिगरी है, आपको ये चीजें याद रखनी होगी, क्या चीजें क्या मीन करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट प्लेट स्ट्रेंथ, क्राउन हीरोइज्म, sword readiness to fight, olive branch willingness to make peace। तो she is the allegory of Germany। ठीक है, ये आपको वक्त के साथ हो जाएगा, अभी आपको सिर्फ ध्यान रखना। अब आता है भैया बल्कन। बल्कन रीजन क्या है? एक सेंट्रल, थोड़ा सा यूरोप के ईस्टर्न साइड में एक रीजन है ऐसा, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज है, मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, स्लोवेनिया, सर्बिया, बहुत सारी कंट्रीज है, और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हम बोलते हैं स्लैव्स। क्या बोलते हैं? स्लैव्स। लार्ज पार्ट ऑफ बल्कन्स किसके कंट्रोल में था? ओटोमन एम्पायर के। अब क्या होता है? स्लोली स्लोली ओटोमन एम्पायर क्या होती है? अपनी स्ट्रेंथ लूज करती है, वीक बनती जाती है, और नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ते जाती है यूरोप में। तो इन कंट्रीज में भी क्या आती है भैया? फीलिंग आ जाती है कि हम भी आजाद बनेंगे, हम भी रिबेलियन करेंगे, हमारा भी देश है, हमारी भी आजादी है। तो बल्कन एरिया, इतने छोटे छोटे देश, इतने अलग अलग कल्चर्स, तो इनके बीच में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है, तो इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है बल्कन एरियाज में, बिकॉज ऑफ जेलसी एंड इंटरनल राइवलरीज। एंड ये बल्कन एरिया एक स्टेज बनता है जो बड़े यूरोपियन पावर से अपनी ताकत दिखाने का। कुछ प्रॉब्लम हुआ आ जाएगा फ्रांस, कुछ प्रॉब्लम हुआ आ जाएगा जर्मनी, कुछ प्रॉब्लम हुआ आ जाएगा इंग्लैंड। नहीं नहीं ऐसा नहीं करोगे, मतलब ना चौधरी बनता है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये बनने का स्टेज बन गया सबको, ठीक है। एंड रशिया, जर्मन, इंग्लैंड सब लोग कंट्रोल करना चाहते थे बल्कन एरियाज को। एंड इससे ही शुरुआत, इससे ही, इसी सीरीज ऑफ वॉर, इसी टेंशन की वजह से हो गया भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पे हो गया, ठीक है। सो गाइज दैट इज योर चैप्टर। माफ करना, मैंने बहुत कोशिश की फास्ट लेने की, बट 50 मिनट्स बहुत, मुझे नहीं लगता 50 मिनट्स में पूरा चैप्टर मैंने हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज किया है, हर एक एस्पेक्ट आपको समझाया है, हर एक एस्पेक्ट के थ्रू हमें गए हैं, ये कोई भी कर पाया हो 50 मिनट्स में। मुझे लगता है दिस इज द फास्टेस्ट वन कैन गो। एंड याद रखना, मैंने सारे इंपॉर्टेंट बिट्स आपको, जितने भी इंपॉर्टेंट बिट्स है उसको अंडरलाइन करना है, उसको आपको ये वही याद रखना है। तो स्टोरी एक बेसिक फ्रेमवर्क याद हो गया, दैट इज व्हाट योर फर्स्ट वन शॉट जो शुरुआत में आता है उसका काम यही है, ठीक है। और भी ऐसे चैप्टर्स के लिए इसके पहले, ओके हाँ, इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर एज वन शॉट चाहिए वो बता देना, वो सच में 30 मिनट्स में हो जाएगा, 25-30 मिनट्स में भी हो जाएगा। इतना बड़ा चैप्टर हमने अगर लाइक कितना 50 मिनट्स में कर लिया तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कमेंट करना आपको कैसा लगा। आपका फीडबैक मुझे वैल्यूएबल है, अपना भाई समझ के कर देना, ठीक है। और मेरे क्लास में डरना नहीं है, यू कैन से एनीथिंग, यू आर हियर टू एक्सप्रेस, ठीक है। डरना नहीं, सबने जो भी डिमांड हो, जो भी चीज हो बतानी है, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट